नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। अभी आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए हम आज दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे। आज 6 बजे के बुलेटिन में बहुत सारी एक्टिविटी जो सचिवालय में थी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक आज थी और कैबिनेट की बैठक के साथ जो बाकी घटनाएं थी वो हम आपके साथ उस वक्त साझा कर चुके हैं। लेकिन वो स्पॉट खबरों जैसी बात होती है और अभी जो बाकी मामले जो रह गए हैं वो हम अभी आपके साथ साझा करेंगे और साथ में उन बड़ी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे और आपकी अगर क्वेरी कोई है तो उसको एड्रेस करेंगे। आज ओवरऑल जो दिन को कैबिनेट की बैठक थी उसकी जानकारी हमने आपको दी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार थे उनसे संबंधित उनकी प्रतिक्रिया आपको बताई। जो व्यापार मंडल है राज्य का उसके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की, उसके फैसले आपके साथ डिस्कस किए और फिर उसके बाद एक बैठक हुई आबकारी एवं कराधान और पुलिस की ज्वाइंट, जो शराब कांड हिमाचल में आया था उसके कारण फिर जो डिसीजन उसमें हुए हैं वो आपको अब बताएंगे। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा पे कमीशन को लेकर एक बड़ी अपडेट इन सारी बैठकों के बाद हुई, जब सचिवालय में इन फाइलों को लेकर इस जो मूवमेंट है वो दोबारा से शुरू हुई और खासकर जब अफसर निशाने पे आए हैं। आपको याद है बड़े दिनों से जो थर्ड ऑप्शन को लेकर 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और इन सारी चीजों के बाद भी कोई भी अपडेट अभी तक सामने आया नहीं है और इसी कारण आज कुछ कर्मचारी नेताओं और अफसरों के बीच में टकराव हो गया है और वो टकराव ऐसा हुआ है कि उसका इम्पैक्ट फिर उसके बाद ये जो पे कमीशन की फाइलें हैं जो मैटर पेंडिंग है उन पे भी दिखा है। इस सारी चीज घटना में मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो थर्ड ऑप्शन की फाइल है वो तलब की है और उसको लेकर 14 सोमवार को 14 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मामला लाने को लेकर कहा है। विस्तार से आपको पूरी घटना बताएंगे कि इसको लेकर हुआ क्या, क्योंकि पे कमीशन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि 15 फरवरी तक ऑप्शन का देने का टाइम दिया गया था, वो टाइम भी अब लैप्स हो रहा है और इसके बाद इसमें क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। सोमवार को कैबिनेट में अब क्या आएगा वो बात करेंगे। पोर्टल पर 15% का विकल्प कैसे आ गया हिमकोश पोर्टल पर, ये एक ट्रेजरी का एक ब्लंडर है जिसकी वजह से कर्मचारियों के ग्रुप्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं कर्मचारियों के, उसमें 15% के विकल्प वाला जो ऑप्शन है वो घूम रहा है। और इस पूरी घटना की जब हमने जांच की, जब पता किया फाइनेंस से, तो उसकी हकीकत क्या निकली है वो भी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री आज राजभवन गए थे, वजह आपको बताएंगे। शराब की निगरानी को लेकर एक बड़ा फैसला आज हुआ है उस मीटिंग में जिसमें आबकारी और पुलिस के दोनों लोग थे। इसी के साथ जो निजी बैंक को सरकारी खाते क्यों दिए गए हैं वो एक अपडेट है, वो भी आपको बताएंगे। इस साल 29,172 करोड़ का लोन फ्लो नाबार्ड ने अप्रूव किया है, लेकिन एसएस किया है, लेकिन वो किस तरह से इफेक्टिव होगा वो बात करेंगे। राशन डिपुओं में अब सिम कार्ड मिलेंगे, ठेकेदारों की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है, जेबीटी और डॉक्टरों की अब कल से शुरू होगी और ये किस तरह का विरोध होगा वो भी आपको बताएंगे। अनिल शर्मा ने भाजपा को उलझाया हुआ है और आज जो इसमें हलचल शुरू हुई है बीजेपी में अनिल शर्मा को लेकर वो भी बात करेंगे। एक कांगड़ा का और जवान अरुणाचल में शहीद हुआ है, 6 बजे भी हमने इसकी जानकारी आपको दी थी और एचआरटीसी में भर्तियां शुरू हुई हैं ड्राइवर की, वो भी हम आपको 6 बजे जो है उसकी जानकारी दे चुके हैं। अभी अगर सबसे बड़ी बात और जो सबसे पहले हम बात लेते हैं वो है आज का कोविड बुलेटिन, क्योंकि अब केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 4,000 से नीचे हम आज कोविड के एक्टिव केस का फिगर समझ रहे थे, 5,000 से नीचे है, 4,000 कुछ है अभी, लेकिन ओवरऑल जो टेस्टिंग है वो 8,748 आज थी। इनमें जो 653 नए केस मिले हैं और 1,042 लोग रिकवर हो गए हैं। जो 643 नए केस मिले हैं, बिलासपुर में 44 है, 54 चंबा, हमीरपुर 86, 185 कांगड़ा, किन्नौर में 10 हैं, कुल्लू में 12 हैं, 4 हैं लाहौल स्पीति में, मंडी में 85, 60 शिमला में हैं, सिरमौर में 46 हैं, 38 हैं सोलन में और ऊना में 28 हैं। ये 653 नए केस हैं, रिकवरी 1,042 की थी, इस कारण जो टोटल एक्टिव केस अब 4,421 बचे हैं। आज डेथ भी सिर्फ एक मामले में है, इसलिए 4,043 टोटल डेथ हैं। सिरमौर में 72 ईयर के मेल की डेथ हुई है, लेकिन इनको भी और तरह की बीमारियां पहले थी और इस कारण ये
ये डेथ इसमें आई है। जहां तक बाकी मामलों की बात है, अब वो एक एक करके बता दें आपको। एक तो जो कांगड़ा जिला में एक शहीद हुआ है जो जवान, ये वही मामला है जो अरुणाचल में स्नो के कारण हुआ था, जो बर्फीले तूफान में ये फंस गए थे। 26 साल के राकेश कुमार नाम है इनका, और ये जो पार्थिव शरीर है अब कल इसमें आने की संभावना है। जो एग्जैक्ट इसमें डिटेल है वो है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की जो कंदराल पंचायत है वहां के लोअर महेशगढ़ का ये रहने वाला है। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसमें 2 अब टोटल जितनी डेथ हुई थी उसमें 2 हिमाचल की हो गए हैं। अब अगर बाकी मामलों को लेकर आपको जानकारी दें तो एक एक करके बाकी चीजों को लेंगे। सबसे पहले मौसम का हाल। आज बहुत सारी जगह बारिश और ओलावृष्टि की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कल से मौसम अब साफ हो जाएगा। कितने दिन ये रहेगा वो स्पेल जब तक हमारे पास फोरकास्ट है उस तक ये साफ है, लेकिन जब नेक्स्ट स्पेल इसमें आएगा तब आपको इसकी जानकारी देंगे। अनिल शर्मा ने कल भाजपा सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और वो बयान मुख्यमंत्री के मंडी दौरे से रिलेटेड था, जो एक औद्योगिक क्षेत्र की उन्होंने आधारशिला रखी थी। वहां कोई कमेंट किया था अनिल शर्मा को लेकर, क्योंकि वहां डिमांड करने कुछ लोग आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका विधायक आपके साथ नहीं है। अनिल शर्मा ने कहा कि जब बुलाते नहीं तो जाने का कोई तुक है नहीं। लेकिन उन्होंने एक और चीज कह दी कि मंडी सदर का जो विकास है वो जो है धर्मपुर और सिराज के बराबर हो सकता था। ये वो मंडी में जो एक नई सेंटीमेंट है उसको एक तरह से हवा देने की कोशिश है। लेकिन इन सारी चीजों से बीजेपी के अंदर खलबली अब इसलिए है कि उनके ही ये विधायक हैं, उन्हीं के खिलाफ कह रहे हैं और इनके खिलाफ कर कुछ नहीं सकते। इससे पहले जितना करना था वो कर लिया है, अब विधायक का जो पद है उससे हटा नहीं सकते। और ये इन स्टेटमेंट से क्लियर हो गया है कि अनिल शर्मा ने ये तय कर लिया है कि अगले विधानसभा का रास्ता वो कैसे पार करेंगे। और वो अब क्योंकि कांग्रेस की तरफ को बढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पिछले कल जो बयान दिया कि अगले चुनाव में सदर की जनता जो है इसका जवाब देगी। हालांकि जो बीजेपी के महामंत्री और सुंदरनगर के विधायक हैं राकेश जम्वाल, उन्होंने काउंटर करने की उनको कोशिश की है, लेकिन वो राजनीतिक बयान हो गया। मेन चीज ये है कि एक सत्तारूढ़ दल को अपने विधायक को कंट्रोल कैसे करना है, जो अब अपने ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो इस चीज में आने वाले टाइम में कुछ एक्टिविटी होने वाली है, और ये भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति है उसको भी बाहर लाएगा। अगली बात करते हैं जो आज कैबिनेट की बैठक थी। ये कैबिनेट की बैठक आज प्योरली सिंगल एजेंडा पर थी, ठेकेदारों को रिलीफ देने के लिए। इसमें और चीजें भी हो गई, जिसमें जो नाइट कर्फ्यू था वो खत्म कर लिया गया। आउटडोर और इंडोर में जो अगर आपने जनसभा करनी है तो 5000 तक की संख्या हो सकती है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जैसे स्कूल खोलने को लेकर ये कहा गया कि 14 तारीख सोमवार को जब बैठक है तब बात करेंगे कि छोटी क्लासेस का क्या करना है। लेकिन ठेकेदारों को लेकर जो आज फैसला लिया गया कि जो रोड बनाने के लिए जो लोकल जो मिनरल्स निकलेंगे, माइंस मिनरल्स जो होंगे वो लोकल निकलेंगे, उसको जो है वो कैलकुलेशन जो इंडस्ट्री और यानी कि उद्योग और पीडब्ल्यूडी के भी अफसर कर लेंगे। उसमें उसी के साथ उसकी रॉयल्टी जमा हो जाएगी, और ये परमिशन दे दी है अमेंडमेंट करके। दूसरी चीज ये कर दी कि जो पिछले बिल पेंडिंग है, जिसके पास एम फॉर्म, डब्ल्यू और ये एक्स फॉर्म नहीं है, उनको जो रॉयल्टी वो देते हैं वो कैलकुलेट करके 25% पेनल्टी के साथ उनको वो भुगतान होगा। तो वो भी एक दूसरा फैसला हो गया। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट एक तरह से है। विधानसभा के बजट सत्र में इस बारे में बाकायदा विधेयक आ रहा है, और उसमें जो क्रशर्स के लिए जो लिमिट है, दायरा है, उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी एम फॉर्म पर ही अब काम करें। तो ये आगे कैसे होगा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो स्टेट एसोसिएशन इनकी कॉन्ट्रैक्टर्स की है, उसके जो अध्यक्ष हैं सतीश कुमार विज, उन्होंने अपना जो हड़ताल है उसको कॉल ऑफ करने की घोषणा की। हमारे साथ बातचीत में भी उन्होंने कहा कि कल से जो काम चल रहे थे वो सारे बहाल हो जाएंगे। लेकिन ये हड़ताल खत्म कर रहे हैं, और कल से जेबीटी के प्रशिक्षु सुबह से एलिमेंट्री निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन पे बैठ रहे हैं। इनकी मांग है जेबीटी का रिजल्ट घोषित किया जाए, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने स्टे अपने ही फैसले पे लगा दिया था, और सुप्रीम कोर्ट से भी जोधपुर मामले में स्टे नहीं मिला था। तो इस सारे घटनाक्रम में आज ये लोग सेक्रेटरी एजुकेशन से मिले। उन्होंने कहा 2 दिन इंतजार करिए, लॉ को फाइल गई है। सेक्रेटरी जो मंत्री हैं एजुकेशन के गोविंद सिंह, उनसे मिले। उन्होंने कहा 3 दिन इंतजार करिए, लॉ से फाइल वापस आ जाएगी, उसके बाद पता कर लेंगे। लेकिन ये कल से क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं, और ये अब कितनी जल्दी सॉल्व होता है वो देखने वाली बात है।
लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन से जो फाइल आई थी वो लॉ से परमिशन लेने के लिए ही थी। और आज जब सेक्रेटरी एजुकेशन ने बताया कि इसमें अभी कुछ दिन का वक्त और लगेगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल और जो सेक्रेटरी लॉ हैं वो आपस में बातचीत करके जो भी इसमें राय देंगे सरकार उस पर आगे काम करेगी। तो ये एक बात हो गई। डॉक्टरों ने ऑलरेडी 10 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक 2 या 3 घंटे की घोषित कर रखी है, वो भी कल से शुरू कर रहे हैं। और इसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी देखने वाली बात होगी। ये अपने एनपीए को लेकर आक्रोशित हैं और बाकी चीजों को लेकर, जिनका हायर ग्रेड पे रोक लगा दी थी पहले, बाद में इनकी पे फिक्सेशन में इशू आ रहा है, तो ये किस तरह से एड्रेस होगा ये कल से पता लगेगा। ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जो एक तरह से कल से अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू करेगी। अब राशन डिपुओं में सिम कार्ड की जो बात है, राशन डिपुओं को एक मल्टीपर्पज दुकान के तौर पर बदलने की बड़े दिनों से कोशिश हो रही है। और अब इसमें जो एक और चीज आई है वो ये कि बीएसएनएल के सिम कार्ड अब राशन डिपुओं में मिलेंगे। वही प्रक्रिया रहेगी जो इसमें फॉर्म और सारी चीजें लगती हैं वो होगा, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो राशन की जो डेली यूज की चीजें हैं वो भी डिपुओं में दी जा रही है। जो इनके एमडी हैं उन्होंने कहा है कि ये जल्द शुरू हो जाएगा, इसलिए बीएसएनएल के साथ बातचीत हो गई है, करार उसमें किया जा रहा है और उसके बाद रिचार्ज ब्रॉडबैंड वगैरह की सुविधा भी वहीं से मिल जाएगी। तो ये दूसरी बात थी। अनुबंध आधार पर जो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेजेस वाले हैं, उनको रेगुलराइजेशन की फाइल उनकी आज हो गई है। टेक्निकल एजुकेशन वाली शायद कल तक हो जाएगी और जो बाकी मैटर हैं वो भी इसी हफ्ते सैटरडे से पहले होने वाली की उम्मीद है, जो भी पड़े हुए हैं विभागों में, क्योंकि कुछ किसी के सेक्रेटरी नहीं थे, किसी के मंत्री नहीं थे और इस कारण ये दिक्कत हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हम ऑर्डर जल्दी अब अपेक्षित है, क्योंकि मिनिस्टर जो थे वो 2 दिन से ऑफिस में थे, आज भी मिनिस्टर ऑफिस में थे, तो ये फाइलें निकल के अब डायरेक्टरेट से ऑर्डर होने हैं और इसमें कल जरूर एक बार चेक करेंगे कि ये ऑर्डर में और कितना टाइम लगता है। अब इसके बाद नाबार्ड की एक जो वार्षिक ऋण संगोष्ठी जिसको बोलते हैं वो आज थी और नाबार्ड की ये बैठक काफी इंपॉर्टेंट थी राज्य के लिए। इसके जो उद्घाटन है वो ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया और पूरे साल के लिए यानी कि 2022-23 के लिए जो स्टेट फोकस पेपर है वो रिलीज हुआ है। उस स्टेट फोकस पेपर में 29,000 करोड़ के जो ऋण फ्लो है उसकी संभावना नाबार्ड ने आकलन किया है और ये सभी बैंकों और विभागों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उस तरह से ये फ्लो होता है इसका। और इसमें कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए जो लोनिंग है उसको उदार रखने को लेकर बात हुई है। इसमें इंडस्ट्री पर्पस भी हो सकता है, कृषि भी हो सकता है और बाकी चीजें भी हो सकती है। जो मंत्री हैं इन्होंने एक कहा है कि जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए नाबार्ड फंड करे और दूसरा जो कृषक उत्पादक संगठन है, क्योंकि 126 एफपीओ कृषक उत्पादक संगठन हिमाचल में बन चुके हैं और जो ये स्वयं सहायता समूह हैं इनको भी अब इसमें उदार ऋण का संभावना होती है। मंत्री का आग्रह ये था कि एक तो जो गरीब किसान है उसको लोन को लेकर थोड़ा प्रोसेस सिंपल किया जाए और बकरी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन और क्लस्टर दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिए ताकि लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो। अब जो अगली बात है इसमें वो ये है कि जो हमने आपको आज एक लाइव दिखाया था जो हिमाचल पुलिस का जो ऑर्केस्ट्रा बैंड है जो कलर्स टीवी पे अभी हुनरबाज में अपना शो करके आया था। आज इनकी शूटिंग चल रही थी शिमला हेलीपोर्ट पर और वहां पर हमने इनसे लाइव बात की, उसके बाद आपको इसको दिखाया भी और उसके बाद बड़े सारे लोगों ने इसको फॉलो भी किया, बाकी लोगों ने भी मीडिया में। लेकिन इन लोगों ने एक ख्वाहिश रखी है कि अगले राउंड में जब ये जा रहे हैं तो अगर इनको टाइम मिला तो हिमाचल का जो फोक म्यूजिक है उसको वो कलर टीवी पर प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है वो जब प्रैंक को लेकर इनसे बात की गई कि आपने जो मास्क और कोविड को लेकर जो वहां प्रैंक किया शुरू में, तो इन्होंने कहा कि वो इसलिए था ताकि एक संदेश जो है कोरोना को लेकर पूरे देश में जाए। अब अगली जो बात है वो है कि निजी बैंक को सरकारी खाते दे दिए। ये मसला है एजुकेशन डिपार्टमेंट का और भारत सरकार से ही ये डायरेक्शन आई थी। यहां से जो समग्र शिक्षा अभियान है उसने फिर एक डायरेक्शन सभी स्कूलों को कर दी और इसमें सिंगल नोडल एजेंसी एक निजी बैंक को एचडीएफसी को बना दिया है पूरे प्रदेश में। हालांकि इनकी जो ब्रांचेस है वो 67 है पूरे प्रदेश में केवल, लेकिन 220 शिक्षा खंडों में इन 67 शाखाओं से कैसे काम चलेगा है सबसे
सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, एजुकेशन के ही लोग अब हमें फोन कर करके ये कह रहे हैं कि ये कैसे प्राइवेट बैंक से ये काम चलेगा, खासकर ऐसी स्थिति में जब बड़े सारे जिलों में जैसे चंबा, फारफलंग का डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर है, जहां पर कम ब्रांचेस हैं, और वहां पर ये काम कैसे चलेगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन ऐसी आई है कि भारत सरकार से जो जितने भी प्रोजेक्ट एजुकेशन में चल रहे हैं उन सब का डायरेक्ट पैसा जो है वो इसी एचडीएफसी बैंक में जाएगा, और बाकी जो इसके यूज के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है उसी प्रक्रिया से फिर ये यूज होगा। तो ये भी आपको जानकारी देनी थी ताकि जिन लोगों ने ये कंसर्न हमारे तक पहुंचाया है वो आप तक पहुंच सके। शराब की निगरानी पर एक बड़ा फैसला हुआ है, और ये फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि जो शराब की जो निगरानी है वो इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि मंडी में एक बड़ा कांड हो गया था जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी जहरीली शराब से। शराब कांड पर मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी, आज पुलिस वालों को भी बुलाया था और एक्साइज वालों को भी बुलाया था। वजह यह थी कि सीएम के साथ या सरकार के साथ इंडिविजुअल तौर पे जब ये विभाग बात कर रहे थे तो जहरीली शराब कांड के लिए एक्साइज पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा था और पुलिस एक्साइज को ठहरा रही थी। इस कारण से हुआ ये कि दोनों को इकट्ठा बुलाया गया, दोनों ने अलग अलग प्रेजेंटेशन की, लेकिन उसमें जो एक्साइज ने एक कदम उठाया है वो ये कि अब हिमाचल में शराब के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लागू किया जाएगा, यानी कि शराब पैकिंग के बाद कहां कहां मूव करके कहां पे फाइनली जाके कंज्यूम हुई वो ऑनलाइन ऐप के जरिए उसकी मॉनिटरिंग होगी और उसी हिसाब से उसकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। लेकिन फिर भी सवाल यही बनता है कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है ये तो चलिए आपने सरकारी और लीगल शराब पे लगा दिया, जो बननी ही इलीगल है, जिसका ना तो आपको बॉटलिंग प्लांट का पता है ना आपको सप्लाई का पता है, उसका ट्रेस एंड ट्रैक से कैसे रोकेंगे। दूसरी बात यह है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इनके जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, जिला के अफसर हैं, वो बहुत सारे अफसर ऐसे जगहों पे हैं जहां पर जो 4-4 साल से अफसरों को नहीं बदला गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एक रूटीन में ये एक अब चर्चा फ्लो हो रही है कि पहले इसमें ऐसा एक व्यवस्था बनी हुई थी कि जो सेक्रेटरी जो लेवल है, यानी कि जो सेक्रेटरीट से जो लेवल है वहां से इंस्पेक्टर तक से खुद एक चैनल बने हुए थे, और इस कारण जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने में अब दिक्कत हो रही है। हालांकि अभी भी ये देखना होगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो अफसर 3 साल से ज्यादा एक जगह पे डटे हुए हैं उनको लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी सरकारी ठेकेदार या सरकारी ठेके जो शराब लीगल बेच रहा है उसके दायरे में कोई जाली नकली शराब बेची जाए और उसको पता नहीं लगे, और इसीलिए ये सारी मिली भगत बिना विभाग के अफसरों के नहीं हो सकती, और इसी कारण अब इस डिपार्टमेंट में ओवरहॉल करने की जरूरत है ताकि जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो ठीक हो जाए। विभाग में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब संजय कुंडू इस विभाग में सेक्रेटरी थे और डॉक्टर अजय शर्मा जब कमिश्नर थे उस वक्त सबसे बेस्ट प्रोसेस चल रहा था, खासकर जो ट्रांसपेरेंट मैनर में काम का, और ऐसा सिस्टम नहीं था कि सेक्रेटरीट से सीधा जो एक्साइज का इंस्पेक्टर है वहां तक का डायरेक्ट का लिंक हो, और जो कमिश्नर था वो अपने राइट्स पे काम कर रहा था, जो सेक्रेटरी थे वो अपने राइट्स पे काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम बिगड़ा, और इस सिस्टम के बिगड़ने का नतीजा ये है कि नकली बॉटलिंग प्लांट मिल रहे हैं, और एक जगह नहीं पूरा नेटवर्क मिल रहा है। ये नेटवर्क एक्साइज खुद कह रहा है कि 2 से 3 साल से चल रहा था, लेकिन ये पकड़ में इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्साइज के लोग आपस में मिले हुए थे। अब जो ट्रांसफर्स है, जो एक जगह डटे हुए लोग हैं 3-3 साल से ज्यादा, और वो भी जिम्मेदारी वाले पदों पे, जो जिला संभाल रहे हैं, खासकर जो बद्दी वाला डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं, तो ये कब बदले जाएंगे ये देखने वाली बात है। और हम ये जरूर ट्रैक करेंगे कि इनका कार्यकाल कितना, किस व्यक्ति का कहां कहां हो गया है, और इसके बाद फिर ये अपडेट भी आपको देंगे। इसके बाद अभी जो एक नई बात है वो ये कि राजभवन मुख्यमंत्री या राज्यपाल से मिलने गए थे, और मिलने इसलिए गए क्योंकि वो कल से पंजाब जा रहे हैं। पंजाब से जो वापस आएंगे 11 तारीख को शाम को 5 बजे, ये फिर अन्नाडेल लैंड करेंगे इनका हेलीकॉप्टर, और ये मुकेरियां, जलंधर, गढ़शंकर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कल से ही मुख्यमंत्री इस काम पे हैं, 10 और 11 2 दिन इनकी पंजाब में ड्यूटी लगी थी। आज राजभवन इसलिए गए क्योंकि 23 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण है, और इसके कारण एक ऑफिशियली मीटिंग होती है गवर्नर के साथ, और उस मीटिंग के लिए ये गए थे। और उसके बाद अब जो सारी चीजें हैं आगे बात इसमें बनेगी। अब इसके बाद जो अगला मैटर है उस पर
पे बात करें और वो है जो थर्ड वेव को लेकर एक जानकारी दी गई थी, वो हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 188 लोगों की डेथ अब तक हुई है थर्ड वेव में, जो दिसंबर एंड से लेकर अब तक, और अब ये लगातार आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब पूरी तरह से बात करते हैं थर्ड ऑप्शन को लेकर और इसको लेकर अफसर कैसे निशाने पर आए हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट में फाइनेंस का कोई भी मैटर नहीं लगा, खासकर जो पे रिवीजन की एनॉमलीज है उनको लेकर। बहुत सारे ज्ञापन जो फाइनेंस की ब्रांचेज हैं उसमें पड़े हुए हैं, जो पे रिवीजन ब्रांच देख रही है उसमें पड़े हुए हैं। आपस में काफी अंदर वो चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है कि किस मैटर को किस तरह से हैंडल करना है। अब क्योंकि 14 फरवरी सोमवार को फिर से कैबिनेट की बैठक है, आज भी कैबिनेट के लिए आपात तौर पे कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया था, 2 को छोड़कर बाकी सारे आ गए, और 14 तारीख को अब दोबारा बैठक होगी। 14 तारीख की बैठक में एक तो आप ये तय मानिए कि स्कूलों को लेकर फैसला होगा। दूसरी बात ये कि जो पेंशनर का मामला है, पे रिवीजन का, पेंशनर्स का पेंशन रूल्स जाएंगे। 2009 की नोटिफिकेशन एनपीएस वाली वो भी जा सकती है, और इसके साथ कुछ भर्तियों के मैटर आएंगे, जैसे एजुकेशन है, पीडब्ल्यूडी है, वो भी आएंगे। एजुकेशन की एक पॉलिसी इंटर डिस्ट्रिक्ट वाली अमेंड होने के लिए वो भी उसमें जाएगी। लेकिन बाकी मैटर जैसे एजुकेशन के जो पेंडिंग है उनको लेकर अभी और क्लैरिटी होना बाकी है, जैसे एसएमसी और बाकी जो मैटर हैं उनको लेकर क्या हुआ था पिछली बार चीफ सेक्रेटरी की बैठक में, और अगला वो कैबिनेट में जाने के लिए कितना रेडी है। अभी सेक्रेटरी एजुकेशन नए हैं, इसलिए वो सारे मैटर्स को समझ रहे हैं। जो उनके सॉल्व करने का है वो उनके लेवल पे सॉल्व होगा, और जो उससे आगे सॉल्व होने का है वो आगे सॉल्व होगा। लेकिन 14 तारीख की कैबिनेट में अब एक नई चीज ऐड हुई है, वो है थर्ड ऑप्शन। इस ऑप्शन को ऐड करने से पहले हम आपको पहले ट्रेजरी का एक ब्लंडर बता देते हैं, जो राज्य का जो कोषागार है उसने किया है। अब बड़े सारे कर्मचारी के ग्रुपों में जो हमारे दर्शक हैं कर्मचारी, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि आज बहुत सारे ग्रुप्स में हिमकोश जो पोर्टल है ट्रेजरी का, उसमें पे फिक्सेशन के लिए जो एक विंडो दी होती है जिसमें कर्मचारी अपने लॉगिन आईडी से अपना पे फिक्सेशन का ऑप्शन देख सकता है, उसमें तीनों ऑप्शन कर्मचारियों को मिल रही थी। 2.25 भी, 2.59 भी, और 15% का तीसरा विकल्प भी मिल रहा था। हालांकि अभी सरकार के तौर पे ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि 15% का विकल्प देना है कि नहीं देना है, और इसीलिए अब ये जो बात है वो डिस्कशन की है कि जब डिसीजन नहीं हुआ तो जो पोर्टल है उस पे सभी कर्मचारियों को विजिबिलिटी जिसकी एक्सेस जिसका हो उसमें 15% का कैसे आ गया। हमने डायरेक्टर ट्रेजरी जो है उनसे आज बात की, और उन्होंने अपने ट्रेजरी वालों से जब पूछा तो पता लगा कि ट्रेजरी ने एक ट्रायल करना था और उस ट्रायल में 15% को ट्रायल में डाल दिया, और वो सभी कर्मचारियों तक एक तरह से विजिबल हो गया। बाद में उस ऑप्शन को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन जब विड्रॉ करते उससे पहले बड़े सारे लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। बहुत सारे लोगों ने 15% के हिसाब से अपना कैलकुलेशन भी कर ली, और जब कैलकुलेशन की तो 15% से उनको नुकसान हो रहा था। तो ये जब नुकसान हुआ तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पे चर्चा शुरू कर दी। हमारे पास बड़े सारे स्क्रीनशॉट इसके लिए आए, और फिर हमने फाइनेंस में इसके लिए पता किया तो पता लगा कि ये कोषागार ने ही एक ट्रायल किया, और इस ट्रायल की वजह से दिक्कत ये हो गई कि जो सभी कर्मचारियों तक जो उस वक्त ऑनलाइन थे या अपना कैलकुलेशन देख रहे थे हिमकोश पर, पोर्टल पर, उनको ये सारे 15% का भी विजिबल हो गया। और जब अब देखिए सरकार में अब इसके आप 2 अर्थ ले सकते हैं। पहला अर्थ ये कि सरकार में ये चर्चा चल रही है, ये फाइनेंस में ये ऑप्शन चल रही है कि 15% ऑप्शन देना है, इसीलिए तो ट्रायल करना पड़ा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब सरकार ने डिसीजन ही नहीं लिया तो पर 15% का ऑप्शन दिया क्यों, विजिबल कैसे हो गया पोर्टल पर। खैर, इन सारी चीजों को क्लैरिटी करने के लिए जब हमने पूछा तो जवाब ये आया कि ये ट्रायल के लिए कर रहे थे, लेकिन ये गलती से सभी के लिए हो गया और बाद में इसको विड्रॉ किया गया। तो ये एक बात है। अब बात करते हैं 14 तारीख को लेकर किया क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने। दरअसल आज एक नई घटना यह हुई थी कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी एक जो अफसर हैं आईएएस लेवल के, उनके साथ बड़ी गर्मागर्म बहस हो गई। और इस पूरे प्रकरण में जब से पे कमीशन का मैटर चल रहा है, यह पहली घटना है जब अफसर किसी भी तौर पे निशाने पे आए हैं। हम अभी जिस तरह से ये सारे मैटर चल रहे हैं और ब्रांचेस और सेक्रेटरी और जो बाकी लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद अफसर जो है वो फाइलों को सरका रहे हैं, कोई इस तरफ को कोई उस तरफ को, ताकि ये डिले हो जाए।
यह भी क्लैरिटी नहीं दी जा रही है कि बजट में करेंगे या बजट से पहले करेंगे। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि 15 फरवरी जब आपने ही डेट बढ़ाकर दी है, तो जब आप तीसरा ऑप्शन देंगे नहीं और पे रिवीजन रूल्स को अमेंड नहीं करेंगे, जिसमें आपने खुद कहा है कि एक बार आपने ऑप्शन दे दी किसी कर्मचारी ने, तो उसको फिर दोबारा जो है वो चेंज वो नहीं कर सकता, लेकिन आप उसको तीसरा ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, तो फिर तीसरे ऑप्शन की अनाउंसमेंट 25 तारीख को करवाने का मतलब क्या था? इसी कंफ्यूजन में आज एक अफसर से इतनी बहस हो गई कि वो सारा जो मामला है वो तू मैमे पे चला गया, और इसका रिएक्शन ये हुआ कि फिर मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये बात पहुंची, और वहां से फिर यूओ नोट गया फाइनेंस को कि 15% का जो थर्ड विकल्प है, परसेंट इसमें बाद में जो भी फाइनेंस ने कैलकुलेट करना है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये यूओ नोट जारी हुआ कि जो फाइल पे जो थर्ड ऑप्शन को लेकर जो मैटर है उसको जो है वो 14 तारीख सोमवार की जो कैबिनेट है उसमें लाया जाए, और उस यूओ नोट पे फिर फाइल क्रिएट हुई, फाइल ओक ओवर गई, ओक ओवर से साइन होके आई। इसका मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि जो ये थर्ड ऑप्शन वाला मैटर है ये कैबिनेट से होना है। दरअसल जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने ये तर्क दिया था कि पंजाब ने भी 15% का जो विकल्प है वो अपनी कैबिनेट से किया था, वो ओरिजिनली जो पंजाब पे कमीशन की सिफारिश है उसका पार्ट नहीं था। बात बिल्कुल सही है, और यहां भी अगर डिसीजन लेना है तो जो बाई वे ऑफ सर्कुलेशन या एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से नहीं हो सकता, इसको करना पड़ेगा कैबिनेट की अप्रूवल से ही। तो इसीलिए अब थर्ड ऑप्शन वाली जो फाइल है वो कॉल हुई है, और कॉल के लिए मुख्यमंत्री ऑफिस को, मुख्यमंत्री कार्यालय को यूओ नोट भेजना पड़ा है, और इसके बाद फाइनली ये साइन होके जो है वो प्रोसेस में आ गई है, और 14 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इस मामले में जो फैसला है वो अब कुछ ना कुछ होगा और कर्मचारियों को इसका फैसला मिल जाएगा। लेकिन ये आखिरी दौर नहीं है, दरअसल इसके साथ राइडर जुड़ा हुआ है, और राइडर इसलिए क्योंकि 2 साल के जो लोग फंसे हुए हैं 2 साल के राइडर में, पंजाब ने तो अपने यहां करेक्शन कर ली क्योंकि उन्होंने राइडर नहीं दिया था, और इसीलिए उन्होंने जो लोग बच गए थे जो 200 प्लस कैटेगरी को उन्होंने दे दिया था, जो बच गए थे उनको 2.59 दिया, जो जिनको मिल गया था हायर ग्रेड पे उनको 2.25 दिया। लेकिन हिमाचल में दिक्कत यह है कि हिमाचल ने 2 साल का राइडर लगा के दिया, और अब अगर हिमाचल इसको 2 साल के राइडर को नहीं मानता है 3 जनवरी 2022 के बाद, तो राइडर वाले डायरेक्ट नुकसान में चले जाएंगे जो 2 साल की शर्त में फंसे हुए हैं। अब उनकी इसमें गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त जब 2 साल का राइडर लगा तो तब यह पता नहीं था कि पंजाब वापस जो है रिसीड कर जाएगा या करेक्शन पर वापस आ जाएगा, तो अब इस पे सरकार को देखना है। लेकिन अगर 2 साल में फंसे लोगों को सरकार राहत देती है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो जिनको 2012 में भी नहीं मिला था 159 कैटेगरी के अलावा, तो फिर बात चली जाती है इनिशियल पे। इसीलिए ये सारे मामले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सरकार को एक जो है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है एक बनानी होगी कि हम कितना आगे इसमें जा सकते हैं। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं जो हमारे सोर्सेज हैं उस हिसाब से, तो जो 2 साल के राइडर वाली कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है कि कितने कर्मचारी उसमें पड़ेंगे, कितना फाइनेंशियल देनदारी पड़ेगी, लेकिन जो इनिशियल वाली मैटर है उसमें फाइनेंस की ब्रांच अब भी कैलकुलेशन करने को तैयार नहीं है, और उन्होंने फाइनल लेआउट उसका नहीं बनाया हुआ है। तो ये दूसरी बात है। इसी वजह से जो पुलिस पे बैंड वाली नोटिफिकेशन है उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर राइडर पर सरकार ने फैसला लेना है तो फिर पुलिस पे बैंड पे भी साथ में ही लेना होगा, अदरवाइज उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आगे करनी होगी कि 2021-22 के बाद जो भर्ती होंगे उनके लिए क्या 2 साल बाद हायर पे बैंड मिल जाएगा या 4 साल बाद मिलेगा। अगर राइडर कंटिन्यू रहता है 3 जनवरी 2022 के आगे तो उनको 4 साल बाद मिलेगा, अगर खत्म हो जाता है तो उनको 2 साल बाद मिलेगा, और यही आपस में इसका कनेक्शन है। तो इसी वजह से आज एक इंसिडेंट हो गया था, और इस इंसिडेंट की वजह से अफसर निशाने पे आए हैं। हम ये अप्रीहेंशन कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर फाइनेंस का रुख यही रहा और सरकार का भी यही रहा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कल भी ये बात की थी कि उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी, अब कर्मचारियों की बारी है, लेकिन जो मैसेज दिया गया फाइनेंस से राजपत्रित कर्मचारी महासंघ तक जिनके साथ ये बातचीत हो रही थी उससे भी क्लैरिटी नहीं हुई, इसीलिए आज जो टकराव है वो अफसरों के साथ हो गया। हालांकि ये जो टकराव है ये बीच के अफसरों के साथ हुआ है, अभी टॉप तक नहीं गया। आने वाले टाइम में यही
रुख रहा तो ये टकराव और बढ़ेगा और सरकार को फिर बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा या क्लैरिटी के साथ ये कहना पड़ेगा कि अभी हम मान लीजिए थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं, बाकी जो मामले हैं चाहे राइडर है चाहे थर्ड जो इनिशियल है उसको हम बजट में एड्रेस करेंगे। लेकिन इन सारे मामलों पर फैसला होने तक बहुत सारी चीजों को लेकर चीजें जो हैं वो देखनी होंगी कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इसी कारण जो ये मसला है अभी उलझा हुआ है। दरअसल सारे मामले में फाइनेंस की लायबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें जरूर बात कर सकते हैं कि ये लायबिलिटी जो कितनी बनी, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये क्लैरिटी के साथ कर्मचारियों को बताना होगा कि तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या मिलेगा। आज जिस तरह से जो ट्रेजरी वाले हैं जिन्होंने 15% का ऑप्शन ही दे दिया था, अगर इस तरह के ब्लंडर होंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेंगे। दूसरी बात जो मैंने पहले भी आपको कही थी कि पे कमीशन अनॉमलीज का जो सबसे बेस्ट मैटर होता है सॉल्व करने का, इससे पहले जितने पे कमीशन हमने भी देखे हैं उस हिसाब से कि एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी संबंधित पक्षों से फीडबैक लेने के बाद उन्हीं को एड्रेस करे और फाइनल अपनी सिफारिशें सरकार को दे, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इस बार सरकार ने क्या किया, कमेटी नहीं बनाई और कमेटी इसलिए नहीं बनाई कि मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते थे कि ये मैसेज कोई जाए कि वो डिले करना चाहते हैं, लेकिन कमेटी नहीं बनाने के बावजूद डिसीजन भी जो है वो डिले हो गया और जो फाइनेंस से क्लैरिटी भी बाहर नहीं आ रही है। तो इस कारण जो कंफ्यूजन है वो बढ़ रहा है और रोज नई नई डिमांड इसमें ऐड हो रही है। अब ऐसे लोग भी आ गए जिनको 2012 में छोड़ दिया गया था, फिर वो लोग भी आ गए जो 2012 के बाद के राइडर में फंसे हुए हैं और ऐसी भी चीजें बीच में आ गई कि पंजाब के बराबर हमें बेसिक दीजिए जो 2012 में भी नहीं दिया गया था। तो जो चीज 2012 में नहीं मिली उसके लिए वर्तमान सरकार को हम कैसे जिम्मेदार ठहराएं या जल्दी उनको करवाने को कहें, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन अभी जो पे कमीशन की जो इनॉमलीज चल रही है उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी और इसी जानकारी की वजह से इसी जानकारी तक हम अभी बात कर पाएंगे। अगली जो बड़ी अपडेट है अब वो आ रही है 14 तारीख की कैबिनेट से। कल और परसों मुख्यमंत्री यहां है नहीं और अगले 2 दिन सैटरडे संडे को फिर छुट्टी है और छुट्टी के बाद मंडे को डायरेक्टली सुबह कैबिनेट है। मुख्य सचिव हैं जो कैबिनेट के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो जो हैं 10 तक छुट्टी पर हैं और कल के बाद परसों से वो शायद आएंगे 11 से, तो उनके पास भी एक जो वर्किंग डे है वो है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी एक महत्वपूर्ण लिंक है बीच में कैबिनेट नोट बनने और उनको अप्रूव करने का। तो फिर कितनी चीजें इसमें हो पाती हैं वो हम उसी तरह से देख के आपको अपडेट करेंगे। अब आपके जो सवाल जवाब हैं उनको भी ले लेते हैं ताकि जितनी भी हमारे पास अभी तक अवेलेबल जानकारी है उसके साथ आपको साझा कर लें। प्रदीप शर्मा जस्टिस फॉर राइडर की बात कर रहे हैं। करुणामूलक क्लास 4 जॉब का क्या हुआ? विकेश खरड़ जी, ये फाइनल हो गया है। जिस विभाग में आपने एप्लीकेशन दी है उस विभाग से पता करें, सरकार से क्लियर होकर चला गया है। बलवंत ठाकुर टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया ये मार्च में होगी, फरवरी में अभी इसमें टाइम लगेगा। जस्टिस फॉर जो है फायर सर्विसेज पे स्केल, ये वीरेंद्र वीरू कह रहे हैं। करुणामूलक वाली बात हो ही गई। जगदीश चंद कह रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बैच वाइज भर्ती, जस्टिस फॉर मेडिकल बैच वाइज भर्ती। अच्छा, बैच वाइज भर्ती के लिए डिमांड कर रहे हैं आप या फिर कुछ दूसरा है, वो क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहिए। नितिन शर्मा जेबीटी की बात कर रहे हैं। ये जेबीटी वाले कल आ ही रहे हैं और जितनी की अपडेट हमने बताई थी आपको उतनी ही है, उसके ज्यादा अभी कुछ नहीं हुआ है। और अगली जो है क्या 2 ईयर राइडर प्रोबेशन का मैटर मंडे 14 फरवरी को कैबिनेट में जाएगा। अभी तक कमलकांत ठाकुर जी कोई इस बारे में जो एजेंडा है वो नहीं बना है, अभी कुछ कह नहीं सकते। जो सुमित कुमार हसन कह रहे हैं कि रायता फैल गया है। ओम ठाकुर कह रहे हैं एनटीटी ड्राफ्ट को टेक ऑफ करवा दो सरकार जी से। सरकार से बीके कह रहे हैं ये आपकी बात भी ठीक है, ये ओम ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन 14 तारीख की कैबिनेट में देखते हैं इसमें क्या होगा। हालांकि इसमें अमेंडमेंट होनी है लेकिन कितनी जल्दी होती है वो देखते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक इसमें बंट गए थे लोग और कुछ विधायकों ने कह दिया था कि अब ये भर्तियां ना करिए। एक व्यक्ति की सिफारिश कर रहे हैं और जो है 20 उसमें नाराज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है सरकार करेगी क्योंकि इतने सारे पद हैं और चुनावी वर्ष में भर्तियां करना कोई छोड़ता नहीं। तो उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। बीके कह रहे हैं राइडर वालों को हायर पे स्केल मिल भी गया तो जो मार्च में रेगुलर होंगे उनको कौन सा स्केल मिलेगा। तो ये सारी चीजें सर सवाल पर सवाल हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जितना डिले करोगे सवाल पे सवाल उठेंगे और आगे चीजें वैसे ही चलेंगी। दोनों ऑप्शन दिए तो हैं, पुराना पे स्केल 2 रिवाइज नहीं चाहिए।
राजेंद्र ठाकुर कह रहे हैं, रिप्लाई में कह रहे हैं ये सर्वेयर के पोस्ट कब तक निकलेगी सरकार, 150 पीडब्ल्यूडी पोस्ट, ये आर्यांश ठाकुर का नया सवाल है, ये तो आपको पूछ के ही बताना पड़ेगा। जहां तक संतोष कुमार कह रहे हैं कि मुझे लगता है 6th पे कमीशन अप्रैल में ही मिलेगा, अभी तक सिचुएशन के हिसाब से ऐसे ही लग रहा है सर। और करुणामूलक क्लास 4, ये विकेश करेंगे, ये इनका सवाल हो गया है पहले। जहां तक आगे है, बालकृष्ण कह रहे हैं जस्टिस फॉर राइडर्स के मामले में, केवल वर्मा एचआरटीसी में भी न्यू पे स्केल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो बाद में, क्योंकि बोर्ड कॉर्पोरेशन का बाद में डिसीजन होता है। अभी तो सैलरी और पेंशन टाइम पे मिल जाए, उसी का बड़ा शुक्र है। लेफ्ट आउट कैटेगरीज के लिए देवेंद्र सिंह प्रेमी लिख रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया था और सरकार का वो ज्ञापन अब भी ब्रांच में पहुंच गया है फाइनेंस की। अगला जो करुणामूलक का विकेश खरे ने बड़े सारे सवाल किए हैं। अंकित कुमार अंकु कह रहे हैं कि 2 साल राइडर वालों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, फाइनेंस की लेजीनेस के कारण सीएम साहब के लिए जो खतरे की घंटी है। चलिए कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होगा, निकलेगा, क्योंकि सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। दलीप शर्मा कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो टीजीटी कमीशन क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो कब अपॉइंटमेंट दे रही है। अपॉइंटमेंट मिल जाएगी जी, जो प्रोसेस में फाइल चली गई है उसके बाद अपॉइंटमेंट में स्टेशन लगने हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बात बताया कि जब फाइल वापस आएगी उसमें स्टेशन में भी टाइम लगता है और बीच में यहाँ सेशन शुरू हो जाएगा। अब तक यही लग रहा है कि फरवरी लास्ट वीक या मार्च में ही ये प्रोसेस वो हो पाएगा। डीपी की पोस्टों की नोटिफिकेशन सुरेश धीमान पूछ रहे हैं, इसमें भी अजय रानिया राइडर के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वालों की सैलरी बड़ी कब मिलेगी सुरेश शर्मा, जब आप ऑप्शन देके उसको भर देंगे उसके बाद मिल जाएगी। पे कमीशन गवर्नमेंट जो है वो उसके तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है जैसा कि होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। पीजीटी कमीशन कब होगा राजीव डोगरा, ये आयोग से पता लगेगा। आज उन्होंने कुछ जो काउंसलिंग वाले हैं वो कर दिए हैं, अब मुझे लगता है जल्दी वो भी हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी जेई मैकेनिकल वैकेंसी अनिता वालिया 5 साल से नहीं आ रही है, पता करेंगे। श्याम सुंदर सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, इस बारे में अभी कोई नया अपडेट नहीं है। ड्यू टू ब्यूरोक्रेट्स दैट पेंशन रिवीजन इज स्टिल पेंडिंग, जगदीश शर्मा कह रहे हैं। चलिए अगली कैबिनेट में उम्मीद करिए कि ये आ जाए, मुझे लगता है आ भी जाएगा। टीजीटी डेजिग्नेशन, ये अभी देसराज जी कुछ नहीं कह सकते, कैबिनेट में जब जाएगा मैटर तभी हम आपको बताएंगे। मल्टीटास्क वर्कर को लेकर भी उमा शर्मा जी नई अपडेट अभी है नहीं। एनटीटी को लेकर मधु शर्मा जी तभी बता पाएंगे जब कैबिनेट में ये मैटर जाएगा, अभी बना नहीं कैबिनेट के लिए। 11 तक ऑप्शन मांग लिया है चंबा में। चलिए सिद्धार्थ शेठ जी, ये हर जगह लोग हैं, आप इंतजार करें, नहीं भी देंगे तो कुछ नहीं हो सकता अभी। और जब सरकार खुद ही तीसरा ऑप्शन डिले कर रही है तो फिर आपको भी इसमें दबाव नहीं डाला जा सकता। संजय कुमार एसीपी की बात कर रहे हैं, उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन होगी जब पंजाब डिसाइड कर लेगा उसके बाद। आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में टाइमली अपॉइंटमेंट क्यों नहीं होती, एमबीबीएस में तो वॉक इन रखते हैं। अतुल ठाकुर जी, वॉक इन इसलिए रखते हैं, वहां डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है, आयुर्वेद वालों को उतनी शायद नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी पोस्टें गई थी, वो अभी आई नहीं, शायद अप्रूव हो गए तो उसमें टाइम लगेगा। जेबीटी की कितनी पोस्ट आएगी, रजनीश चौहान, जो अप्रूव हुई हैं अभी गई हैं वो 280 के आसपास हैं शायद, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी है नहीं। लेकिन अभी पिछली भर्तियां क्लियर हो जाएं उसी के बाद हम उसको बात करेंगे। सुरेश शर्मा कह रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट वालों का क्या हुआ बैकडेट से। बैकडेट से तो कोई रेगुलर नहीं होता जी, ये कार्मिक विभाग का रूल ही नहीं है। लेकिन अगली कैबिनेट में आपकी पॉलिसी अमेंडमेंट के लिए जा रही है, उसके बाद ऑर्डर हो जाएगा। 31% डीए की नोटिफिकेशन कब होगी, 31 की नहीं 3% की होगी, 2.5 पहले हो गई थी, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। पोंग डैम ऑस्टीज को आज 15 साल बाद भी राजस्थान में जमीनें नहीं मिली, गुरुमुख, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये सरकार के ध्यान में है और किस तरह से हल होगा ये भी पता नहीं। डिपो धारकों के लिए कोई नीति बनेगी, नवल शर्मा कह रहे हैं बननी तो चाहिए, और मंत्री ने कुछ कहा भी था कि कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन हमारे सामने आया नहीं। सुदर्शन शर्मा पूछ रहे हैं लैपटॉप कब तक, बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है वहीं ये फाइनल नहीं हो पा रहा, पता नहीं दिक्कत इसमें क्या है, और हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे कि इसमें असली प्रॉब्लम आ क्या रही है, लेकिन बहुत डिले हो गया अब तो पीजीटी कमीशन, ये भी रिपीट सवाल है, सीनियरिटी का भी रिपीट है, जेबीटी का भी रिपीट है, और पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी बताओ। कपूर दीप जी 6 बजे भी बताया, अभी भी बताया, फिर से आप सुन लें। और उसमें मनोरमा शर्मा भी जेबीटी रिजल्ट अपडेट, कोई अपडेट अभी तक नहीं है, और ये अपडेट अभी तक लॉ से जब तक फाइल नहीं आती तब तक है नहीं। अगर कुछ और अपडेट आपने सुनी है तो वहीं पे कंफर्म करें और उनसे पूछें कि ऑर्डर कहाँ है जिसमें अपॉइंटमेंट के ऑर्डर हुए हैं। कल तो प्रदर्शन हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है। तो ये आज के कुछ अपडेट थे, बाकी आपके सवाल हैं वो भी इसमें डालते रहें ताकि हम आपको बाद में इनके जो रिप्लाई हैं वो लेके दे सकें, और रेपिटेशन वाले सवाल में अभी नहीं ले रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं वो हमने आपके साथ अभी जो साझा की वो इसलिए कि जो
जानकारी आपको सभी मसलों की हो जाए, एक साथ हो जाए। और आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।